हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारा जो सब्जेक्ट है वो चल रहा है। मजा भी आ रहा होगा, बहुत उम्मीद बात है कि तुमको मजा आ रहा होगा जानने में कि अकाउंटिंग होता क्या है। अकाउंटिंग हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ है। तुम लोग हमेशा डरते हो यार अकाउंट सब्जेक्ट से। जो पढ़ चुके हैं, जो नहीं पढ़े उनके लिए तो बहुत मजेदार सब्जेक्ट बन जाएगा, और जो पढ़ चुके हैं तुम लोग डरते क्यों अकाउंट से इतना, ये बात समझ में नहीं आती। अकाउंट्स इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना कि तुम इससे प्यार करो, 1 to 1 प्यार करो भाई। इतना मजा आएगा ना सब्जेक्ट तुम लोग को करने में, फिर उसके बाद तुमको लगेगा अरे यार दुनिया में इसी सब्जेक्ट ही नहीं था यार, फालतू में हम इसको टफ बना के चल रहे थे। तो इसीलिए मैं तुमको अल्ट्रा बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। और तुमको पता है सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, इस वीडियो में हम लोग और बेसिक पे जाने वाले। पिछले वीडियो में तो हम लोग बेसिक्स कर रहे थे, अभी हम लोग और बेसिक्स मतलब इन डेप्थ अंदर घुस जाएंगे बिल्कुल अकाउंट्स के अंदर एकदम। और फिर उसके बाद अकाउंट्स ना हमारे खून में दौड़ने लगेगा। द पॉइंट इज अकाउंट्स हमारे खून में दौड़ने लगेगा, और जब तक अकाउंट्स हमारे खून में ना दौड़े तब तक बच्चों को ये लगता है हमको बेसिक्स आता है, हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मूर्ख हो, समझे? मूर्ख हो तुम लोग। तुम लोगों को बेटा बेसिक्स पढ़ना चाहिए, तुमको और सीखना चाहिए। तो सोचते हो कि नहीं हम बेसिक्स लेक्चर अटेंड नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट एडवांस लेक्चर में घुसेंगे। एक बच्चा तो बोल भी रहा था मैसेज करके ये सब तो हमको आता है, अब डायरेक्ट टफ चैप्टर में एंटर कराओ। मैं बोला बेटा पहले बेसिक्स रिवाइज तो कर ले। आता है तेरे को, मैं मान रहा हूँ, पूरा लेक्चर देख के रिवाइज तो कर ले, तेरे को फिर भी देखना पड़ेगा बेसिक। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आज तो हम लोग और बेसिक में जाने वाले हैं सेकंड लेक्चर में। तो अच्छे से ध्यान से समझो, पढ़ाई को थोड़ा सीरियस लो। कि ऐसा नहीं है बोरिंग तो कुछ नहीं होता होगा। बोरिंग लग रहा है लेक्चर तो बता दो भाई, बोरिंग लग रहा है तो बता दो, फिर उसके बाद हम अपने ऊपर काम करेंगे कि नहीं हम बोर कर रहे हैं बच्चों को, हमको कुछ और इंटरेस्टिंग एग्जांपल लाने पड़ेंगे, तब जाके कुछ बात बनेगी। फेस टू फेस क्लास में तो बच्चे बोर ही नहीं हो पाते, पर जब रिकॉर्डिंग वाली बात होती है तो ठीक है, हमारे बीच में एक स्क्रीन है, इस स्क्रीन के उस पार आप हो, इस स्क्रीन के इस पार हम है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं क्लास को इंटरेस्ट। चलो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, लेक्चर नंबर 2। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को कंटिन्यू करना था, हमने यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तक कर लिया था। ठीक है, अब हमको जहां कंटिन्यू करना है वो है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में बी कैटेगराइज इन नंबर ऑफ वेज ऑन विच द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट क्राइटेरिया एंड सो ऑन। तो हम लोग एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को लोग अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग क्या होता है? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन, है ना। रिकॉर्ड करना मतलब लिखना डेटा को। ठीक है, एक बार रिवीजन पिछली क्लास का क्या बोलता है अकाउंटिंग, बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या बोलता है भैया? सबसे पहले हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन को। यस, तो सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद हम उसको क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन में क्या होता है भैया? सेम नेचर के आइटम को एक जगह डाल देते हैं। सेल्स वाले आइटम सारे एक जगह, परचेज वाले आइटम सारे एक जगह चले जाओ। ठीक है, समराइजिंग करते हैं। उसके बाद समराइजिंग, समराइजिंग में क्या करते थे भैया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, जिससे हमको क्या पता चलता था? ऑपरेशनल रिजल्ट, पूरे साल के कार्यक्रम का नतीजा, प्रॉफिट हुआ या लॉस। ठीक है, बैलेंस शीट बनाते थे, उससे क्या पता चलता था? आज के दिन मेरी कितनी एसेट और कितनी लायबिलिटी, मतलब मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी और मेरे पास कितना उधार है। ठीक है, तो बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है आगे पढ़ेंगे हम लोग में है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, समराइजिंग और फाइनली फिर इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन कौन करता है? वेरियस यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल। यूजर्स कौन होते हैं? इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है। इंटरनल में एम्प्लॉइज आता है, मैनेजमेंट आता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आता है। एक्सटर्नल में कौन आता है? शेयर होल्डर्स आता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आती है, जनरल पब्लिक आती है, कस्टमर्स आते हैं, बहुत लोग आते हैं। तो फाइनली हम लोग रिजल्ट्स को क्या करते हैं? फिर इंटरप्रेट करते हैं। तो याद है अकाउंटिंग क्या होता है? तो अकाउंटिंग को ना उसके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को उसके पर्पस के अकॉर्डिंग, मेजरमेंट बहुत सारे क्राइटेरिया में बांटा जा सकता है। तो वो क्राइटेरिया जो है तुम्हारे, पहली अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट। एक बार फिर से याद दिलाया जाए, व्हाट इज फाइनेंशियल? व्हाट इज फाइनेंशियल? which कैन बी measured in terms of money, an economic transaction which can be measured in terms of money। अब तुम ये भी समझो, दो तरीके के इवेंट हो सकते हैं। इवेंट किस तरीके के हो सकते हैं? दो तरीके के इवेंट हो सकते हैं। एक इवेंट तुम्हारा इकोनॉमिक से रिलेटेड हो सकता है, इकोनॉमिकल इवेंट, और एक तुम्हारा सोशल हो सकता है, सोशल इवेंट। इकोनॉमिकल इवेंट क्या होता है? विच कैन बी बेस्ड ऑन सम मनी, मनी फायदा, हम अपना फायदा देखते हैं, हमको कुछ कमाना माने वाली बात होती है, तो वो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। और सोशल क्या होता है? सेटिस्फैक्शन वाली बात है, सेटिस्फैक्शन। अब जैसे देखो, तुम लोग अगर टैक्सी ड्राइवर हो, तुम हो नहीं, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एक टैक्सी ड्राइवर है। वो टैक्सी ड्राइवर क्या कर रहा है भैया? लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है, क्यों? क्योंकि उसको पैसा चाहिए, उसके बदले पैसा लेगा। यस, ओला कैब, ओला का एग्जाम्पल है, उबर का एग्जाम्पल है। तो क्या कर रहे हैं इन लोग? इकोनॉमिक इवेंट। इकोनॉमिक इवेंट्स क्या है? जिसमें लोग पैसा कमाना चाह रहे हैं, उनका उनका सोल पर्पस क्या है? पैसा कमाना। ठीक है, प्रॉफिट कमाना। जबकि अगर हम लोग जा रहे थे रास्ते में,
ठीक है, तुम लोग या मेरे में से कोई जा रहा था, एक आंटी मिली, बूढ़ी दादी मिली हमको रोड के साइड में खड़ी हुई थी, और हमको देखा कि हमको देख के लगा कि हमको हेल्प करनी चाहिए, तो हम जाके पूछे उनसे क्या हो गया आंटी, क्या जरूरत है आपको बताइए। तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे घर छोड़ दो, तो हम उनको अपनी कार में लिए और उनको उनके घर पे जाके ड्रॉप कर लिए। क्या हम उनसे पैसे लेंगे? नहीं। पर क्या हमको अच्छा लगा ये काम करके? क्या हमको उनकी मदद करके अच्छा लगा? यस। तो दैट इज अ सोशल ट्रांजेक्शन, हमको सेटिस्फैक्शन, सोशल इवेंट, नॉट अ ट्रांजेक्शन, सोशल इवेंट। तो इकोनॉमिकल और सोशल इवेंट में तुमको डिफरेंस समझ में आई क्या बात? यस। एक सेकंड रुके, क्लियर है पॉइंट मेरे? ठीक है, तो ये हुआ थोड़ा, तो यहां पर समझो मेरी बात। फाइनेंशियल मतलब क्या होता है? विच इज रिलेटेड, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, इकोनॉमिक इवेंट विच इज रिलेटेड टू मनी। और ये देखो ट्रांजेक्शन एंड इवेंट, इवेंट कैसे कौन सी इकोनॉमिक। तो इसमें पहली चीज है हमारा फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन में इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल प्राइमरीली प्रोवाइडेड इन बैलेंस शीट। शुरू से बोलते आ रहा हो कि नहीं, ऑपरेशनल रिजल्ट कहां से चलता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है? सारे खर्चे लिखे जाते हैं, सारी इनकम लिखी जाती है, दोनों को आपस में माइनस करते, खर्चे ज्यादा हैं तो लॉस। समझ रहे हो? ये देखो एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है? खर्चे। आज ये सब, इसी सब के बारे में आज बात करूंगा मैं, छोटे छोटे टर्म्स के बारे में आज मैं बात करूंगा। खर्चे। इनकम क्या होता है? इनकम क्या होता है? इनकम कम ही होता है। तो अगर इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो क्या होता है? प्रॉफिट। और अगर इनकम कम है, खर्चे ज्यादा हैं, तो क्या होता है? लॉस। और ये पता कैसे चलता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको हम बोलते हैं क्या है? ऑपरेशनल रिजल्ट। ये सब लिखते क्या? ये सब रटू क्या? याद करूं? तो क्या बोला मैं? लॉजिक। अकाउंट्स किस पे बात करता है? बात करता है, दिमाग चलना चाहिए। रटना तो भाई रट के पास नहीं हो पाओगे। क्लियर बोल दे रहा हूं, लॉ तो रटना है, लॉ ऑडिट ये सब तो रटना है तुमको, वो सब तुमको हम रटवाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमको आती ही ऐसे ही समझाना है फिर रटना है। ठीक है, तो वहां पर तो अंडरस्टैंडिंग प्लस रट्टाफिकेशन होता है, और यहां सिर्फ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो समझ गए मेरी बात। और वैसे ही फाइनेंशियल पोजीशन कौन बताता है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या आता है? क्या एसेट आता है और लायबिलिटी। भैया बार बार एक ही बात क्यों बता रहे हो? तो समझाने के लिए, समझाने के लिए। मेरे को पता है ना यार, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है, किस लेवल का एग्जाम आएगा। अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है, अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है, नहीं दे पाओगे एग्जाम, फेल हो जाओगे, और फिर एक वाइशियस साइकिल में फंस जाओगे फेल होने के। पता है, देखो मैं बता रहा हूँ बच्चे गलती क्या करते हैं। गलती मैं बता रहा हूँ तुमको, सीए सीए में सीए सारे बच्चों की सेम ही गलती है। गलती ये होती है, तो मान लो तुम्हारा जून में अटेम्प्ट रहता है, अटेम्प्ट अपीयर करके आए, ठीक है। हाँ, अब देखो कैसे तुम एक वाइशियस साइकिल में फंसते जाओ। जून अटेम्प्ट तुम दे के आए, तुमको पता नहीं है तुम पास होगे कि फेल। देखो कॉन्फिडेंस अपने आप आता है ना, पेपर दे के आओगे। मैं तो अपना पेपर दे के आया था, मैं डिक्लेरेशन दे दिया था घर में, सीए फाइनल मैं बोल दिया था घर में। मैं तो जिस दिन पेपर आखिरी पेपर दे के आया, मैं बोला क्लियर है चारों पेपर 100%। मैं तो श्योरिटी एक फैक्टर होता है, और वो कॉन्फिडेंस कब आता है? जब तुम उस लेवल का पढ़ाई की हो। ठीक है, तो जून अटेम्प्ट है, तो जून अटेम्प्ट दे के आए, ठीक है। जून अटेम्प्ट तुम्हारा हो गया, ठीक है। मान लेते हैं जुलाई अगस्त, अगस्त एंड या सितंबर तक तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। अगस्त में तुम्हारा रिजल्ट आया, तुम फेल हो। अब एक बात बताओ, सितंबर अक्टूबर अगस्त में तो तुम आधा दिन सदमे में रहोगे, क्योंकि तुम्हारा बाजू वाला दोस्त निकाल लिया है फिर उसका ले जाके तुम पढ़ाई में पूरे पूरे अपने दर्द के साथ, कितना दर्द होता है उसी बुक को फिर से खोलने। सोचो, वही बुक पहले से हाईलाइट करके रखे थे, नोट्स बना के रखे थे, स्टिक नोट चिपका के रखे थे, लिख के रखे थे, उन्हीं नोट्स को फिर खोल के फिर से दोबारा पढ़ना है, दोबारा पढ़ना है। ठीक है, अब तुम अगस्त में वही चल गया तुम्हारा, सितंबर अक्टूबर नवंबर, ठीक है, 3 महीना बचा। 3 महीने में तुमको फिर से दिसंबर अटेम्प्ट में अपेयर करना है। 3 महीने में अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे, ध्यान कहाँ रहेगा? वो जो दोस्त बाजू में था भाई, आर्टिकल घूम रहा है, फिर रहा है, मजे मार रहा है, क्लियर है उसका, तुम्हारा नहीं है। दिमाग 10 जगह डिस्ट्रैक्टेड रहेगा। प्लस ये जो 3 महीने का समय, ये पूरे फेस्टिवल सीजन, भर भर के फेस्टिवल्स आते हैं यहाँ, अलग डिस्ट्रैक्शन। दिसंबर में एग्जाम है, फिर से फेल, ठीक है, दिसंबर में फिर से लटक जाओगे, तो एक साइकिल में फंस जाते हैं बच्चे। तो इस साइकिल से निकलना बहुत मुश्किल, इसीलिए शुरू से इतने अच्छे से डेप्थ में पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं भाई, 2 बार 4 बार पढ़ना पड़े बेसिक्स, क्या कोई प्रॉब्लम है? हमारा जिंदगी का तुम 2 घंटा बेसिक्स को और दे दोगे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, तुमको प्रॉब्लम है? इसलिए बोल रहा हूँ अच्छा थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक है। नेक्स्ट है information about the economic resources controlled by the enterprise and its capacity in the past to alter these resources useful predicting the ability of the enterprise to generate cash and cash equivalents in the future। सिंपल सी बात है, बैलेंस शीट के अंदर ये पूरी लाइन का मतलब ये बोल रहा है एसेट्स। पूरी लाइन का मतलब क्या है? एसेट्स। और एसेट्स के बारे में वो ये बताना चाह रहा है कि एसेट्स की कितनी कैपेबिलिटी जनरेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इन
मतलब फ्यूचर में कितने समय तक ये एसेट्स की कैपेबिलिटी है कि वो हमको पैसा कमा के देंगे। एसेट्स क्या करते हैं बिजनेस में, एसेट का काम क्या होता है भैया, एसेट क्या होता है, हमारी प्रॉपर्टी जो बिजनेस में इन्वेस्टेड होती है, ठीक है, हमारा जो एसेट, जैसे ये फर्नीचर है एसेट है, ये लैपटॉप यहाँ पड़ा है एसेट है, ये आईपैड एसेट है, ये एप्पल पेंसिल भी एसेट है, समझे, ये सब क्या है, एसेट है। ये एसेट कितने समय तक मेरे को पैसा कमा के दे सकते हैं, जैसे मेरे लैपटॉप का भी एक्सपायरी डेट चल रहा है कि बिल्कुल अभी ढंग से वो बिहेव नहीं कर रहा है मेरे साथ, नहीं पता क्यों हो गया क्या हो गया, ठीक है। तो एक एसेट कब तक आपको पैसा कमा के दे सकता है, ये कौन बताएगा, बैलेंस शीट बताएगा। क्यों, क्योंकि बैलेंस शीट में आपको वैल्यू दिखती है उस एसेट की, और वो वैल्यू हर साल डेप्रीशिएट होती है। भैया डेप्रीशिएशन क्या होता है, ये सारे बेसिक्स आज हम लोग करेंगे। सबसे पहले एसेट्स क्या होता है, एसेट्स होता है हमारा, एसेट्स के टाइप भी पढ़ेंगे आज हम लोग बहुत सारा। हमारी प्रॉपर्टी क्या होता है, हमारी प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी में फर्नीचर ले लेता हूँ, बस में लगा हुआ रहता है, चेयर टेबल लगा हुआ रहता है, क्लास लेते, मेरे पास कैमरा है, बस लैपटॉप है, बस आईपैड है, और एक्सेट्रा सो ऑन, सब क्या है, मेरे एसेट्स है जो मेरे को बिजनेस चलाने में हेल्प करते हैं, जो मेरे को बिजनेस को रन करने में हेल्प करते हैं। इन एसेट्स की क्या वैल्यू कभी कम नहीं होगी, कैन एनीबॉडी टेल मी, क्या इन एसेट्स की वैल्यू कभी कम नहीं होगी, भैया होगी ना, क्यों नहीं होगी, वैल्यू रिड्यूस होगी, और ये जो रिड्यूस होती है ना वैल्यू, इसको मैं बोलता हूँ डेप्रीसिएशन। क्या बोलता हूँ, डेप्रीसिएशन। व्हाट डू मीन बाय डेप्रीसिएशन, अगर आज के बाद आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, भैया डेप्रीसिएशन मतलब होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। डेप्रीसिएशन मतलब क्या होता है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। बहुत सारे तरीकों के कारण होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे, अभी विषय वस्तु नहीं, ठीक है। इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इन प्रिडिक्टिंग फ्यूचर बोरोइंग नीड, हाउ फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड कैश फ्लो will be distributed among those with an interest in the is also useful in predicting how successful the enterprise is likely to be raising to further finance। सिंपल सी बात है, ये इन्फॉर्मेशन से हमको पता चलेगा। एक बात बता रहा हूँ, तुम लोग जब लोन वगैरह लेते हो, बोरिंग्स वगैरह लेते हो, तो क्या तुमको एसेट गिरवी रखना पड़ता है, क्या आप कभी मम्मी पापा के मुंह से सुने हो, या फिर कैसा भी है कि घर गिरवी रख के लोन लिया है, या सीरियल वगैरह मूवी वाला में देखोगे कार गिरवी रख के लोन लिया है, या कुछ अपनी प्रॉपर्टी जमीन गिरवी रख के लोन लिए हैं, है ना। तो हम लोग जो बोरिंग्स लेते हैं उसके लिए हमको क्या देना पड़ता है, कोई सिक्योरिटी देनी पड़ती है। जो गिरवी वर्ड है ना, उसका मतलब होता है सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये हमको बताता है फाइनेंशियल सेक्शन विच इज यूज्ड फॉर प्रिडिक्टिंग फ्यूचर बोरिंग नीड्स, मतलब फ्यूचर में हमको और कितना बोरो करना पड़ सकता है, फ्यूचर में हमको और कितने फंड की आवश्यकता पड़ सकती है, और कितना बोरोइंग हमको करना पड़ सकता है, प्लस फ्यूचर प्रॉफिट और कैश फ्लो भी बताएगा, जो कि किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, इन लोगों को। बोरिंग्स की उनको इंटरेस्ट नहीं दोगे क्या, बोरिंग की हो ना, कंपलसरी इंटरेस्ट, ऐसे नहीं बोल सकते बैंक को इस साल मेरा लॉस हुआ है प्लीज इस साल इंटरेस्ट, बैंक तो गला पकड़ेगी, कैसे कैसे इंटरेस्ट चाहिए, मतलब चाहिए, बात खत्म, प्रॉपर्टी उठा के ले जाएंगे, जो प्रॉपर्टी गिरवी रखे हो प्रॉपर्टी उठा के ले जाएंगे, नहीं इंटरेस्ट तो दे दो भैया, हम नहीं जानते, हम बहुत लाट टाइप के आदमी हैं, हम तो आपकी प्रॉपर्टी उठा लेंगे, इंटरेस्ट नहीं दोगे, आप समझ लो बाकी, ठीक है। दोज विद एन इंटरेस्ट इन एंटरप्राइज, ठीक है। और बाकी अब जब इन लोगों को तुम इंटरेस्ट वगैरह दे दिए, तुम लोग डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम समझ रहे हो, जैसे मान लो तुमको प्रॉफिट होता है ना 1 लाख का, 1 लाख का तुम्हारा प्रॉफिट है, तो सबसे पहले तुम लोग अपने सारे कॉस्ट कवर करते हो, ठीक है। कॉस्ट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड आते हैं, सारे कॉस्ट तुम माइनस कर दो, मान लो 10,000 का तुम्हारा खर्चा हो गया, 10,000 कम है, 40,000 का खर्चा हो गया, तब बच गया 60,000। अभी 60,000 तुम्हारा बच गया ना, सबसे पहले तुम इंटरेस्ट दोगे, किसको इंटरेस्ट दोगे, लोन वालों को, लोन वालों को इंटरेस्ट दोगे, मान लो 10,000 का उनको दे दिए, ठीक है। अब कितने बचे, 50,000। अब ये जो 50,000 बच गए, अब लाइनें लग जाएगी, इसके बाद तुमको गवर्नमेंट को देना है, गवर्नमेंट को क्या दोगे, टैक्स दोगे, गवर्नमेंट को क्या दोगे, टैक्स, मान लो 20,000 का गवर्नमेंट टैक्स तुमसे, ठीक है। तो अब कितना बचा, 30,000, लाइनें लगती जाएगी। फिर इसके बाद अब कौन आएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आएंगे। क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या होता है, पढ़ेंगे, ग्रुप 2 में पढ़ेंगे, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर ग्रुप 2 में पढ़ेंगे, ठीक है। बस मैं बता रहा हूँ कि कैसे लाइनें लगती है। बताएंगे तुम्हारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वाले, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले मान लो 10,000 रुपए ले, अब ये 10,000 रुपए ले गए तो 20,000 बचा, अब ये 20,000 रुपए हो जाएगा। अब इसमें से भी इक्विटी शेयर वाले लेके जाते हैं, इक्विटी शेयर वाले लेके जाते हैं, मान लो पूरा 20,000 रुपए बचा कुचा, एक बात याद रखना, बचा कुचा पूरा इक्विटी शेयर वालों को, बचा कुचा बचा हुआ पूरा प्रॉफिट किसका होता है, इक्विटी शेयर वालों का होता है, ठीक है। बचा हुआ पूरा प्रॉफिट किसका होता है, इक्विटी शेयर वालों का। तो ऐसे कुछ सीक्वेंस चलता है। तो ये लोग सब कौन है, ये 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 टैक्स, गवर्नमेंट, प्रेफरेंस, तो कौन है, ये लोग वो इंटरेस्टेड पार्टीज है जो बिजनेस में अपना पैसा लगा के रखे, या बिजनेस से रिलेटेड है, या बिजनेस में अपना हक मांगने आते हैं। तो ये सब कौन है, इंटरेस्टेड पार्टीज है, कौन है, इंटरेस्टेड पार्टीज है जो बिजनेस में अपना हक मांगने आते हैं। तो इन लोगों को कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, का भी आइडिया हमको मिलता है, समझ गए, इनका डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न, ठीक है।
among those who with interest in the enterprise. ठीक है, it is also useful in predicting how successful the enterprise is likely to raise further fund. सिंपल सी बात है, और बैलेंस शीट को ही देख के कोई इंसान आपको लोन देता है, ये चीज आप ध्यान में रखना। तो बैलेंस शीट देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि फ्यूचर में हमारी कितनी कैपेसिटी है कि हम लोग फर्दर फाइनेंसिंग कर सकते हैं, फर्दर फंड रेज कर। फंड भी दो तरीके का होता है, ओनर्स फंड होता है, बोरोड फंड होता है। ठीक है, ओनर्स फंड और बोरोड फंड क्या होता है, कंप्लीट बेसिक्स है ये। तुम लोग भी शॉर्ट में अपनी कॉपी में नोट्स बना लेना, एकदम शॉर्ट में कॉपी में अपने नोट्स बना लेना, या फिर एक काम करना, ये जो तुमको शीट मिली है ना, ये वाली जो तुमको नोट्स मिली है ना, इसी नोट्स में स्टिकी नोट चिपका के शॉर्ट में लिख लेना। ठीक है, तो ओनर्स फंड होता है एक, और एक होता है बोरोड फंड। ठीक है, बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, बहुत अच्छा, एकदम मजा आ जाएगा। ओनर्स फंड क्या होता है, जो शेयर कैपिटल के थ्रू, शेयर कैपिटल होता है। और बोरोड फंड क्या होता है, लोन, डिबेंचर, ठीक है, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं तुम्हारे बोरोड फंड। ठीक है, ओनर्स फंड और बोरोड फंड, समझ में ही बात। अब इसके ऊपर हम लोग डेप्थ चर्चा करेंगे आगे कभी, एफएम में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एफएम में सब इसके बारे में चर्चा है बहुत ज्यादा, बोरोड फंड के। ठीक है, बट द पॉइंट इज कि हमको बैलेंस शीट देख के कोई आदमी सामने वाला लोन देता है, तुम बैंक जाओगे तो वो तुमको बोलेगा ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाओ। क्या बोलेगा, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाओ तभी तुमको हम लोन देंगे। अल्टीमेटली हमको ये देखना है बैलेंस शीट। जैसे मान लो मेरी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में तुम लोग को मेरी प्रॉपर्टी दिख रही है, अरे यार इसके पास तो अच्छा पैसा है, इसके पास तो मोटी एसेट्स है। ठीक है, मैं तुम्हारे पास आया, मैं बोला भाई लोन दे दे यार मेरे को, तो तुम बोलोगे कि बैलेंस शीट दिखा अपनी, मैं तुमको बैलेंस शीट दिखाऊंगा अपनी, तुम देखोगे अरे यार इसके पास तो अच्छे खासे एसेट्स है, सिक्योरिटी भी अच्छी मिल जाएगी, बाई चांस लोन रिपे नहीं किया, इसका एसेट बेच के पैसा रिकवर कर लूंगा, हमारे पास राइट है। बैलेंस शीट देख के तो हमको समझ में आ जाता है कि हम फ्यूचर में कितना फाइनेंस अभी भी ले सकते हैं, मतलब कितनी बोरिंग्स हम और कर सकते हैं। ठीक है, जब बैंक से हम लोन लेने जाते हैं ना, तो बैंक ना ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगती है। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको एक सीए चेक कर लिया रहता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक कर लिया रहता है कि हाँ इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब कुछ सही है। क्यों, क्योंकि हमको पता है अकाउंटिंग का एक ड्रॉबैक है, अकाउंटिंग में मैनिपुलेशन होता है, अकाउंटिंग में मैनिपुलेशन है, मतलब हम लोग डेटा को इधर उधर करके हम लोग चीजों को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग में मैनिपुलेशन पॉसिबल है, इसलिए एक सीए से उसको पहले ऑडिट कराना पड़ता है, और सीए जब उसमें साइन करके बोल दे हाँ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये है, तब जाके बैंक जो है या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जो अप्रूवल देती है किसी भी चीज के लिए बिजनेस। ठीक है, ये था एक्स्ट्रा नॉलेज आज का। Information about liquidity and solvency is useful in predicting the ability of enterprise to meet its financial commitment as they fall due. Liquidity refers to the availability of cash in the near to meet the financial commitment over the period. Solvency ability for the longer term meet the financial. अब देखो बैलेंस शीट से हम लोग ये भी पता लगा सकते हैं कि एक बिजनेस की लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी पोजीशन क्या है। तो लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी पोजीशन का मतलब क्या है, देखो लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी पोजीशन का मतलब तुम समझो। लिक्विडिटी मतलब होता है कि तुम कितना अपनी ऑब्लिगेशंस को, ऑब्लिगेशन मतलब ड्यूज मतलब उधार को पे कर सकते हो शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म कैपेबिलिटी टू पे डेट्स मतलब होता है उधार। ठीक है, और सॉल्वेंसी मतलब होता है लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटी पे डेट्स। ठीक है, तो लिक्विडिटी मतलब होता है शॉर्ट टर्म कैपेबिलिटी टू पे डेट, और सॉल्वेंसी मतलब होता है लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटी टू पे डेट्स। सिंपल। ठीक है, तो हमको बैलेंस शीट देख के समझ में आ सकता है कि कितना हम शॉर्ट टर्म में अपनी ड्यूज को क्लियर कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में अपने ड्यूज को हम क्लियर कर सकते हैं। दैट इज लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी। तो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उन लोग तो पढ़े भी होंगे क्लास 12th में लिक्विडिटी सॉल्वेंसी रेशियो, है ना, ये सब। ठीक है, दैट टू इक्विटी रेशियो है ना, प्रोप्राइटरी रेशियो। ये नेक्स्ट है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मतलब हमारे पूरे साल में अभी हम लोग क्या पढ़े, अभी हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं तुम समझ लो ना, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, अभी ये पढ़, उसके अंदर हम लोग फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट का पोर्शन अभी पढ़ लिए। अब हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वाला पोर्शन पढ़ेंगे और फिर कैश फ्लो भी पढ़ेंगे। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो मैं तुमसे बोल रहा था, तुम्हारे दिमाग में कुछ घुस रहा होगा, कैश फ्लो क्या बोल रहे भैया, अब समझ में आ जाएगा कैश फ्लो क्या होता है। वैसे तो कैश फ्लो के ऊपर पूरा चैप्टर भी हमको पढ़ना है। Information about financial performance is primarily provided in statement of profit and loss, which is also known as income statement. Information about the performance of an enterprise and its profitability is required in order to
potential changes taking place in the economic resources that is likely to control in information about variability of performance is also important in this regard. Information about performance is the capacity to generate cash flow from its available resources. It is also important input informing judgment about the effectiveness of an enterprise resources. सबसे पहले ये पूरा कार्यक्रम मैंने पढ़ लिया, रीडिंग कर लिया। देखो ये शॉर्ट नोट्स है, ये क्या है, शॉर्ट नोट्स, ठीक है, तुम्हारी बुक से एक्सट्रैक्ट किया गया है, कहीं इधर उधर से नहीं है। तुम्हारे हाथ में बुक तो दिख रहा होगा, नहीं होगी तुम्हारे हाथ में ये होगा, ये भी इससे। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या होती है? पूरे साल में प्रॉफिट कमाए या लॉस कमाए। साल के अंत में आखिरी दिन 31 मार्च को हम निकालते हैं कि हमारा प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। कैसे निकलता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के। कंपनी के फॉर्मेट में हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर इनकम स्टेटमेंट भी कहा जाता है। इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, दोनों भी एक ही चीज है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी एक ही चीज, ठीक है। बस कंपनी के केस में एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर दिया हुआ है। फॉर्मेट आपको जब जरूरत पड़ेगी तब बता दी जाएगी कि वो फॉर्मेट क्या होती है। एक अकाउंट एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में आपको उसको बनाना है, ठीक है। सिंपल सी बात है, तुम्हारा ये जो है वर्टिकल फॉर्मेट में है, ठीक है, बैलेंस शीट भी और ये भी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पीएनएल की क्यों जरूरत है भैया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये साल भर जो कार्यक्रम फायदा हुआ है, नुकसान, पहला तो सोल पर्पस तुम्हारा यही है। दूसरा, जो मालिक तुम्हारे बिजनेस में पैसा लगा है उसको भी जानना है, उसका पैसा जहां लगा हुआ है वहां प्रॉफिट कमा रहे कि नहीं। दूसरा, फ्यूचर, भैया फ्यूचर प्रिडिक्शन करना है कि नहीं, के लिए भी लगेगा। कैश फ्लो कैपेसिटी जानने के लिए कि भाई कितने हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमारे जो रिसोर्सेज उतना कैश फ्लो फ्यूचर में जनरेट कर सकते हैं, कितना कैश हम फ्यूचर में अर्न कर सकते हैं, वो सारी चीजें। सारे प्लान्स एंड पॉलिसी बनाने के लिए। लॉस हुआ है तो लॉस को हटाने के लिए, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। तो सोचो कि भैया प्रॉफिट हुआ तब तो जरूरत ही नहीं पड़ती होगी, पड़ती है ना। प्रॉफिट इस साल हुआ है, किस वजह से प्रॉफिट हुआ, उस वजह को और बढ़ाएंगे, क्यों? ताकि उससे और प्रॉफिट। कैसे डिसीजन मेकिंग वगैरह और बहुत सारे पैरामीटर की स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल हमको जरूरत पड़ता है। देखो, अबाउट द वेरिएबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस इज आल्सो इंपॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड। वेरिएबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस मतलब कैसे परफॉर्मेंस जो है वो चेंज होती है स्पीड से, और उसका क्या इंपैक्ट है ऑर्गेनाइजेशन। वेरिएबिलिटी मतलब क्या होता है? चेंज होना। वेरिएबल मतलब क्या होता है? कैसे चेंज होती है और क्या इंपैक्ट है उसका ऑर्गेनाइजेशन, पॉजिटिव है या नेगेटिव, ठीक है। इन्फॉर्मेशन अबाउट परफॉर्मेंस नेसेसरी इन प्रेडिक्टिंग द कैपेसिटी टू जनरेट कैश फ्लो फ्रॉम इट्स अवेलेबल रिसोर्सेज को समझाया। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर फॉर्मिंग जजमेंट अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ द एंटरप्राइज, ठीक है। तो यूटिलाइज द रिसोर्सेज मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये हो रहा है कि नहीं, ये चेक करने के लिए भी पीएनएल अकाउंट की जरूरत है, क्योंकि पीएनएल अकाउंट ही हमको बताएगा कि जो भी रिसोर्सेज है अपने पास उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं ऑर्गेनाइजेशन। समझे क्या बात? समझे? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं वो भी हमको यही बताएगा, समझ गए। नेक्स्ट है तुम्हारा कैश फ्लो, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है पहले ये समझ लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट ऐसा स्टेटमेंट है जो कैश बेसिस पे काम करता है, जो सारे कैश इनफ्लो सारे कैश आउटफ्लो को कंसिडर करता है, सारे कैश इनफ्लो को नोट करता है, सारे कैश आउटफ्लो को नोट करता है, और फिर लास्ट में बैलेंस निकालता है कि पूरे साल में कितना कैश यूज हुआ, पूरे साल में कितना कैश यूज हुआ, कितना आया कितना गया, मिला के कितना कैश टर्नओवर कितना था पूरे साल में। पूरे साल में कैश का टर्नओवर कितना था वो कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है, नाम में ही आता है। तो क्या भैया ये कैश अकाउंट टाइप का है? हाँ टाइप का है, पर दिस इज नॉट एन अकाउंट, ठीक है। तो देखो, इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो इज प्रोवाइडेड इन द फाइनेंशियल बाय मींस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। इंफॉर्मेशन concerning cash flow is useful in providing the user with a basic to access the ability of the enterprise to generate cash and cash equivalents and the need of the enterprise to utilize those cash and cash equivalents. This information may be classified as, क्या बोल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन कितना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जनरेट कर पाई, कितना इनकम हुआ, कितना आउटगोइंग हुआ, ये सारी चीजें हमको किसके अंदर देखने को मिलेगी? कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। भैया बनाना सीखने वाले हम लोग, बिल्कुल सीखने वाले, बिल्कुल इंटरमीडिएट में तुमको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना हम सिखाएंगे, ठीक है। किस किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो सकता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जिस कॉस्ट में तुम्हारी बुक में एंट्री हुई तो उसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलते हैं। बेसिकली एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है हिस्टोरिकल कॉस्ट। मतलब मान लो तो को कोई एसेट खरीदे हो जो कि 10 लाख की थी, अगले ही साल अब वो एसेट की वैल्यू जो है तुम लोग मान लो 10% से डेप्रिसिएशन काटते हो, तो अगले साल उस एसेट की वैल्यू बुक के अंदर कितनी दिख रही होगी? 9 लाख। क्यों? 10 लाख का 10% निकालोगे कितना आएगा? 1 लाख। तो इसका मतलब 1 लाख की वैल्यू कम हो गई एसेट की, तो अब कितने की बची? 10 लाख माइनस 1 लाख, 9 लाख का एसेट बचा। पर मार्केट में उस सेम एसेट की वैल्यू आज के दिन में 4 लाख हो गई। एक बात बताओ, तुम क्या बोलोगे? 5 लाख का लॉस हो गया तुम? नहीं। क्यों? क्योंकि तुम अकाउंटिंग हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे करते हो। मतलब तुम जितने में परचेस किए थे तुम वो दिखाओगे अपने बुक,
ना कि आज मार्केट में जितनी वैल्यू हो गई। क्यों? क्योंकि ऐसे तो तुम्हारा लैंड भी तुम 10 लाख में परचेज किया था, आज 50 लाख का हो गया लैंड, 40 लाख का प्रॉफिट बुक कर दोगे, 40 लाख का प्रॉफिट बुक कर दोगे। अनरियलिस्टिक क्या हो जाता है, अनरियलिस्टिक प्रॉब्लम होती है ऐसे अकाउंटिंग करने। और फिर उसके बाद बहुत वेरिएबल भी है, मार्केट वैल्यू बहुत, मान लो जिस दिन तुम बैलेंस शीट बनाए 31 तारीख को, उस दिन जो लैंड की वैल्यू 30 लाख थी, जिस दिन तुम उसको प्रेजेंट करने लेके गए शेयर होल्डर के पास एक हफ्ते बाद, उस दिन लैंड की वैल्यू 15 लाख हो गई। शेयर होल्डर बोलेगा मेरे को तो पता है आज तो लैंड की वैल्यू 15 लाख है। तुम क्या बोलोगे, नहीं मैं जिस दिन बनाया था उस दिन, जिस दिन बना रहा था उस दिन 30 लाख थी, आज हो गई है, मैं क्या करूं। ऐसा तो ये बहुत दिक्कत का पॉइंट हो जाता है। इसलिए हम लोग मार्केट वैल्यू में नहीं, हिस्टोरिकल कॉस्ट में नोट करते हैं हर चीज। बुक के अंदर जितने में खरीदे हैं हमको उससे मतलब है, जितना हम डेप्रिसिएशन काट के वैल्यू निकाले हमको उससे मतलब है, हमको मार्केट वैल्यू से मतलब नहीं है। ठीक है, तो वो होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट। दूसरा है करेंट कॉस्ट, करेंट कॉस्ट मतलब आज कितनी वैल्यू है। तीसरा है रियलाइजेबल कॉस्ट, मतलब अगर आज मैं मार्केट में उसको बेचने जाऊं, अगर मैं आज उसको मार्केट में जाऊं देखो रियलाइजेबल वैल्यू मैं बता दिया, जितने में मैं मार्केट में बेचने जाऊं तो कितने में बिकेगा, दैट इज रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, और लास्ट है तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू मतलब किसी भी फ्यूचर एसेट की कोई भी फ्यूचर वैल्यू जो होती है उसका हम लोग प्रेजेंट वैल्यू पे निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम फैक्टर। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम फैक्टर हम लोग उसको बोलते हैं। तो वो तो तुम लोग ऐसे पढ़े नहीं हो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट अगर तुम पढ़ रहे थे तो तुमको ये चीज हम समझा सकते थे, पर अभी हम तुमको ये नहीं समझाएंगे। क्यों? देखो प्रेजेंट वैल्यू मतलब सिंपल समझ लो कि कोई में फ्यूचर वैल्यू है, मान लो फ्यूचर में मेरे को 1000 मिलने वाला है, फ्यूचर में 3 महीने बाद, तो मैं निकालूंगा कि इसकी 3 महीने पहले अभी कितनी वैल्यू है। ठीक है, अभी कितनी वैल्यू है, या फिर मेरे को आज 1000 रुपए मिल रहा है तो इसकी 3 महीने बाद कितनी वैल्यू होगी, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू। क्योंकि एक बात तुम ध्यान रखो, तुम एक बात बताओ, मैं तुमको 100 रुपए का नोट पकड़ा दूं, 100 रुपए का नोट पकड़ा दूं और मैं तुमको बोलूं क्या 1 साल बाद ये 100 रुपए का नोट 100 रुपए का नोट रहेगा, तो बोले हाँ भैया 100 रुपए का नोट तो 1 साल बाद 100 ही का रहेगा ना। नहीं, नोट 100 रुपए से कम का हो जाएगा, ये नोट की जो वैल्यू है ना चेंज हो जाएगी। बोले भैया कैसे, मतलब आप उसमें मिटा के 95 लिख दोगे, उसको काट के 90 लिख दोगे सोनम गुप्ता बेवफा है। दैट इज अ वायरल मीम, याद है तुम लोग को, है ना। तो तुम लोग ऐसा कुछ कर दो। बोला नहीं यार, समझो मेरी बात को, आज जो आइटम 25 रुपए का मिलता है वो 4 आइटम में लूंगा तो 100 रुपए में आएगा, पर फ्यूचर में जब वो आइटम 30 रुपए का हो जाएगा वो सिर्फ 3 ही आ पाएगा 100 रुपए में, 90 रुपए में। तो क्या यही 100 रुपए की वैल्यू आज ज्यादा है पर फ्यूचर में कम हो जाएगी, क्योंकि बढ़ जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, क्या इसकी वैल्यू चेंज होगी? यस होगी। तो बोला कि भैया सिर्फ कम ही क्यों होगी, बढ़ भी तो सकती है वैल्यू इन्फ्लेशन के केस में। बोला हाँ हो सकता है, पर जनरली होता नहीं ना इंडिया में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इन्फ्लेशन जनरली होता है 99% केस में, डिफ्लेशन कहाँ देखने को मिलता है। तो इसीलिए जनरल प्राइस लेवल बढ़ते हुए दिखता है, तो इसीलिए जो पैसे की वैल्यू है ना वो समय के साथ कम होती है। दैट इज प्रेजेंट वैल्यू। करेंट कॉस्ट में तुमको बता दिया, जो आज तुम्हारी रिप्लेसमेंट की कॉस्ट है, मतलब तुम आज किसी एसेट को रिप्लेस करना चाहो और उसके उसके उसको उसमें जो तुमको कॉस्ट लगेगा, कॉस्ट मतलब तुम्हारे पास एक ओल्ड मशीनरी है उसके जगह तुम एक न्यू मशीनरी लेना चाहो, जो तुमको कॉस्ट लगेगा दैट इज करेंट कॉस्ट। ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट में तुमको बता दिया अच्छे से समझा के, और रिलायजेबल वैल्यू मतलब मैं बेचने जाऊंगा तो कितने में बिकेगा। सेकंड, अब देखो हमने फर्स्ट क्या पढ़ा था, हमने फर्स्ट पढ़ा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। अब हमको पढ़ना है सेकंड। व्हाट इज सेकंड? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ऑपरेशन एंड फंक्शन। तो पता है एग्जाम में बेसिक्स चैप्टर का जो वेटेज है वो सिर्फ 3 से 5% का है ओनली, पर फिर भी इतना जरूरी है सीखना भूमिका बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? भूमिका बनाने के लिए। ये फाउंडेशन बना रहे हैं हम, ये फाउंडेशन तो हो गया ना क्लियर। फाउंडेशन मतलब उस बिल्डिंग की इमारत बनती है, तो बिल्डिंग बनती है तो रहते कहाँ हो? बिल्डिंग में रहते हो, जमीन के अंदर रहते हो, या रहते तो हम बिल्डिंग में। पर अगर जमीन मजबूत नहीं रही तो बिल्डिंग टिकेगी क्या? अगर जमीन मजबूत नहीं रही तो बिल्डिंग, जो जमीन की जो वो करते हैं ढलाई करते हैं वो मजबूत नहीं, बिल्डिंग कितने साल तक टिकेगी? नहीं टिकेगी ज्यादा समय तक। तो इसलिए हम भले हमको जमीन में रहना नहीं है पर फिर भी जमीन बहुत जरूरी है बिल्डिंग के लिए। दैट इज अभी तुम्हारी जमीन बनाई जा रही है। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ऑपरेशन और फंक्शन, यानी सिंपल सिंपल सी बात है, ये कॉस्टिंग इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स तुम बनाते हो ना, कॉस्ट रिकॉर्ड्स, कॉस्ट रिकॉर्ड्स के अंदर हम क्या बनाते हैं? जैसे तुम लोग फाउंडेशन क्लियर करके आए हो तो फाउंडेशन का एक छोटा सा पोर्शन 20% अकाउंटिंग का कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम बताए थे शॉर्ट में, क्या बताए थे कि एक प्रोडक्ट होता है उसमें जितना भी खर्चा होता है, जैसे क्या है, ये एक रिमोट है मेरे पास, ठीक है, तो रिमोट है, रिमोट बनाने में कितना खर्चा हुआ है? प्लास्टिक लगी है, प्लास्टिक लगी है, देखो ये कागज इसमें चिपका हुआ है, देखो ये रबड़ के कुछ बटन वटन लगे हुए हैं यहाँ, ठीक है, और कुछ अंदर में कीबोर्ड ईबोर्ड कुछ लगा होगा, ठोक ठाक के देखते हैं हम इसको, है ना, कुछ ऐसे लगा होगा, तो इतना भी खर्चा हुआ।
प्लस जो आदमी इसको जोड़ रहा था, कौन जोड़ रहा था, आदमी, लेबर जोड़ रहा था, उसको भी कुछ सैलरी दिया होगा, तो कुछ वेजेस दिया होगा। भैया लेबर को वेजेस देते हैं, सैलरी नहीं देते, हाँ मेरे को पता है, लेबर को वेजेस देते हैं, ठीक है। वो सारी चीजें इसके कॉस्ट में मैं क्या किया हूँ इंक्लूड। तो मैं बेचा मान लो 50 रुपए में, तो 50 रुपए में सारी खर्चे ऊपर हुए, क्या बोला मैं, सारे खर्चे जो इसके ऊपर हुए हैं वो, दैट इज कॉस्टिंग, कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाना। और कॉस्ट रिकॉर्ड्स क्यों बनाते हैं, कॉस्ट रिकॉर्ड्स की एनालिसिस क्यों करती है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स की जरूरत क्यों है, कॉस्ट रिडक्शन के लिए, काहे के लिए कॉस्ट रिकॉर्ड्स हम क्यों बनाते हैं, क्यों क्यों एक सीएमए को पैसा मिलेगा, द पॉइंट इज मैं सीएमए बन रहा हूं ना भैया, मेरे को क्यों पैसा देगा कोई, कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने के लिए। कॉस्ट रिकॉर्ड से क्या होगा, कॉस्ट कंट्रोल होगा, क्या होगा, कॉस्ट कंट्रोल होगा। भैया सीएमए की डिमांड क्यों है इतनी ज्यादा फ्यूचर में, कि कॉस्ट कंट्रोल तो सबको करना है। वो कौन इंसान चाहेगा कि सस्ते में काम हो सकता है तो महंगे में बेचे, कौन इंसान चाहेगा कि 10 रुपए का काम 100 रुपए में हो, कोई चाहेगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चाहेगी 10 रुपए का काम 100 में हो, कोई हॉस्पिटल मान लो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हॉस्पिटल चाहेगी जहां 100 रुपए में पेशेंट का इलाज हम कर सकते हैं 10,000 में करें या 1000 रुपए में करें। भाई वही जब 100 रुपए में पेशेंट का इलाज हो सकता है तो 10 पेशेंट का इलाज कर सकते हैं। मान लो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उनको प्रॉफिट से मतलब नहीं, पर उनको सर्विस से तो मतलब है ना, उनको लोगों को सर्विस देना है ना, तो वो क्या चाहेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर सके, वो चाहेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या कर सके, सर्विस प्रोवाइड कर सके। कॉस्ट अकाउंटेंट की जगह जरूरत ना हर जगह है, प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट सब जगह, क्यों, क्योंकि सबको क्या करना है, कॉस्ट कंट्रोल, सबको कॉस्ट कंट्रोल करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्लानिंग कंट्रोलिंग द एक्टिविटी ऑफ एंटरप्राइज फॉर इंटरनल रिपोर्टिंग। सिंपल सी बात है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन काहे के लिए चाहिए, प्लान्स वगैरह बनाने के लिए और कंट्रोलिंग करने के लिए। प्लानिंग का मतलब तुमको पता होगा, कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, हम वो करना, कंपेयर करना, क्या कंपेयर करना, एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ। अब एक्चुअल परफॉर्मेंस का मतलब तुमको पता होगा, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस मतलब क्या होता है, एक मिनट रुकना। तो जब एक्चुअल परफॉर्मेंस को तुम स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करोगे, और स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि जो मैं पहले सोच के रखा था, मैं पहले सोच के रखा था, कब कब सोचे थे भैया, प्लानिंग के दौरान, प्लानिंग के दौरान कि ऐसा होगा, इस साल सेल्स 10 लाख से बढ़ेगी, तो मैं चेक किया फर्स्ट क्वार्टर में, मैं चेक किया फर्स्ट क्वार्टर में सेल्स 2 लाख हुई, मैं सोचा अगर फर्स्ट क्वार्टर में 2 लाख हुई, सेकंड में भी 2 लाख हुई, थर्ड में भी 2 लाख हुई, फोर्थ में भी 2 लाख हुई, सिर्फ 8 लाख होगा। तो मतलब एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ डेविएट हो रही है, मतलब कुछ अलग दिख रहा है, कुछ अलग दिख रहा है। दिखना कितना चाहिए था, 2.5 लाख दिखना चाहिए था, 2.5 लाख, क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर में अगर 2.5, सेकंड क्वार्टर में 2.5, थर्ड में और फोर्थ में 2.5, तो 10 लाख से बढ़ेगी सेल्स। तब एक्चुअल और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सही जा रहे हैं। पर अगर 2 लाख दिख रही सेल्स, तो एक्चुअल और स्टैंडर्ड में डेविएशन है, और उस डेविएशन को करेक्ट करना, डेविएशन को क्या करना, करेक्ट करना, ये कार्यक्रम कहां होता है, कंट्रोलिंग के अंदर। तो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज फॉर इंटरनल रिपोर्टिंग, इसके लिए भी हमको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, जैसे कि इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंस, information relating to production, marketing, personal और अदर एरिया सच एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इन सारे एरियाज की इंफॉर्मेशन हम चाहते हैं निकाल के टू प्लानिंग और कंट्रोलिंग के लिए, प्लानिंग और कंट्रोलिंग के लिए। जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट का प्लानिंग था इस साल 10 करोड़ से ज्यादा का खर्चा नहीं होगा प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन में खर्चा हमको ज्यादा या कम दिख रहा है, या तो कम दिख रहा है तो ज्यादा दिख रहा है, इंटरनल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। तो क्यों खर्चा ज्यादा हुआ, क्यों हुआ खर्चा ज्यादा, प्लानिंग और कंट्रोलिंग, समझे। वैसी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टारगेट की थी साल इतने का सेल्स मारेंगे, इतने का प्रोडक्शन करेंगे, नहीं हुआ, ज्यादा हो गया या कम हो गया, ज्यादा हो गया तो कैसे यार, क्योंकि प्लानिंग में डिफेक्ट कैसे हो गया, ज्यादा सेल्स हो गई हमारी, तो कम कम प्लान करके बैठ गए थे लोग, 10 लाख का सेल्स मान रहे थे, इधर तो 25 लाख की सेल्स हो रही है हमारी इस साल, ऐसे कर रहे हो तुम। इंटरनल रिपोर्ट कहाँ था, प्लानिंग में डिफेक्ट कहाँ है। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट मुंह पे बोल दी थी सर 20 लाख की सेल करके देंगे, चल फुल मार्केटिंग है, 20 लाख की सेल्स हम लोग यहीं कहीं नहीं जाने देंगे, ठीक है, 20 लाख छोड़ो 15 लाख में रुक गए, कैसे, डेविएशन कैसे आया, रिपोर्टिंग करो, इंटरनल रिपोर्टिंग। वैसी पर्सनल एरिया और R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तुमको पता है क्या होता है, जहां पर हम लोग इन्वेंशन वगैरह करते हैं, इनोवेशन वगैरह करते हैं, तो ये सब चीजें, ठीक है। बाकी तो इन डेप्थ हम लोग ऑडिट में देखेंगे सारे टॉपिक, ठीक है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू सोशल इफेक्ट ऑफ बिजनेस डिसीजन, बिजनेस डिसीजन करने से सोशल इफेक्ट क्या हुआ, सोशल इफेक्ट मतलब सोसाइटी को क्या इंपैक्ट हुआ, मतलब बिजनेस डिसाइड की कि हम लोग जो वो है रॉ मटेरियल है वो और हाई क्वालिटी का यूज करेंगे, प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ गया, कंज्यूमर खरीदना बंद कर दी, कंज्यूमर को पहले वाले में ओके था, पहले वाले में ऐसे कुछ खास दिक्कत नहीं आ रही थी, पहले में भी ओके थे उन लोग, पहले में भी ओके थे, ठीक है। तो वो चीज सोशल इफेक्ट क्या हुआ, ठीक है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ये सारी चीजें, तो सोशली मतलब सोसाइटी को क्या इफेक्ट हो रहा है बिजनेस डिसीजन,
जो डिसीजन मेकिंग बिजनेस कर रही है, एक्सपेंशन ग्रोथ का बात कर रही है, फ्यूचर मर्जर एक्विजिशन कर रही है, फॉरेन कंपनियों के साथ घुल मिल रही है, चाइना वालों के साथ डीलिंग कर रही है, हमको मजा नहीं आया, हमारी सोसाइटी को मजा नहीं आया, क्योंकि हम चाइना वालों से अब हमको चिढ़ हो गई है। ठीक है, तो सोशल इफेक्ट क्या है, बिजनेस डिसीजन, ये सारी चीजें। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इन्वायरमेंटल इफेक्ट क्या हुआ, हम लोग की प्रोडक्शन यूनिट है, उससे धुआं निकल रहा है, धुआं से पोल्यूशन हो रहा है, हम लोग के जो स्क्रैप है वो नदियों में बहाए जा रहे हैं, हम लोग के स्क्रैप को जमीन में गाड़ा जा रहा है, पूरा ओवरऑल इन्वायरमेंट को इफेक्ट हो रहा है, मजा नहीं आया हमको, नहीं मजा आया हमको। तो ऐसे ही कम करो, एमिशन लिमिट सेट करो, इससे ज्यादा हम धुआं नहीं फैलाएंगे, ज्यादा धुआं हम नहीं फैलाएंगे। तो उससे रिलेटेड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, कितना धुआं फैलाए, कितना पॉल्यूशन की, कितना अच्छा काम किया, कितने लोगों को पार्क खोल के दिए, करती है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ना, फ्री में पार्क खोल के दे देती, पब्लिक पार्क, तो आओ मजे लो, उठाओ। पब्लिक जिम है ना, पब्लिक पार्क में वहीं पर जिम वाला सेटअप लगा देती है, ठीक है, लो फ्री में अवेलेबल। एक्सटर्नलिटीज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप की होती है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स की आजकल अकाउंटिंग बहुत ट्रेंड कर रही है, आजकल हर बड़ी फॉर्म में ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग होती है। होता क्या है इसके अंदर, बेसिकली अकाउंटिंग एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, वो ना क्वांटिटी पे ध्यान देता है, क्वालिटी पे ध्यान नहीं देता। मतलब मैनेजर की सैलरी 10 लाख है, वो ये चीज नोट करके रखेगा पूरे साल की, पर मैनेजर की क्वालिटी बहुत सही है, क्वालिटी बहुत हाई है, बहुत दिमाग है, बहुत इनोवेटिव दिमाग है इसका, तो अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग नोट नहीं करता। तो उन्हीं ड्रॉबैक्स को हटाने के लिए ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग वाला फैक्टर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आजकल ट्रेंड में है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंट, एचआरएम जिसको हम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, रिसोर्स अकाउंटिंग, तो इसकी भी हमको जरूरत है बहुत ज्यादा, ताकि हम लोग टैलेंट, या टैलेंट होता है नहीं, टैलेंट, ठीक है, तो हम लोग उभरते हुए टैलेंट्स को देख पाए और उसकी अकाउंटिंग कर पाए, तो बहुत जरूरी है। पता है कि अगर मैं दो बंदों को पकड़ू, तो मैं पकड़ा, दोनों को 10-10 करोड़ रुपए धरा दिया और बोला जाओ बिजनेस करो, जाओ सेम बिजनेस करो, सेम एसेट, सेम सब कुछ सेम, पर एक बंदे के इंप्लॉइज बहुत पावरफुल थे और एक बंदे के इंप्लॉइज डिफेक्टिव थे। 10 साल बाद इसका बिजनेस 1 लाख का नहीं बचा, 10 साल बाद इसका 10 करोड़ का बिजनेस 1000 करोड़ का बचा। क्यों? इंप्लॉइज। इंप्लॉइज कौन है? गोल्ड है भाई, सिल्वर है, गोल्ड नहीं भाई, वो है डायमंड है, ऑर्गेनाइजेशन के डायमंड है इंप्लॉइज। इंप्लॉइज अच्छे है ना तो ऑर्गेनाइजेशन 4 चांद लगा सकती है, इंप्लॉइज खराब है तो ऑर्गेनाइजेशन डूब जाती है, इंप्लॉइज खराब है तो ऑर्गेनाइजेशन डूब जाती है। तो इसीलिए इंप्लॉइज का एक बहुत बड़ा रोल फैक्टर है, तो इसलिए ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का टर्म इंट्रोड्यूस किया गया। अब हमको नेक्स्ट देखना है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। क्या देखना है? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, मतलब बेसिकली अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या टर्म्स तुमको समझने हैं, देखने आगे बढ़ने के पहले क्या क्या चीजों को तुमको समझना है। तो पहला ही टर्म जिसमें तुमको बता चुका हूं बहुत बार, पर बताया जाएगा, ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन क्या होता है? देखो, अब फॉर्मल भाषा में एक बार पढ़ते, फिर हम तुमको देसी भाषा में उसको ट्रांसलेट करके बताएंगे। देखो, इट मीन्स एन इवेंट or a business activity which involve exchange of money or money's worth between parties that can be measured in terms of money or change the financial position of a person. Example, purchase of goodwill, invoice, involve receiving material and making payment or creating an obligation to the supplier at future date. Transaction can be a cash transaction, credit transaction. The party settle transaction. कैश, चलो ठीक है, तो क्या होता है ट्रांजेक्शन? सबसे पहली बात, ट्रांजेक्शन सबसे पहले एक इवेंट होता है। क्या होता है ट्रांजेक्शन? विच कैन बी वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी, वैल्यूड टर्म्स ऑफ मनी। तो ट्रांजेक्शन इवेंट होता है जो कि मनी के टर्म से वैल्यू, विच इज रिलेटेड टू बिजनेस, रिलेटेड टू बिजनेस, ठीक है, और इट आइदर क्रिएट, और इट कैन बी आइदर टू टाइप्स, लिख लो, क्रिएट ऑब्लिगेशन कैन बी आइदर ऑफ टू टाइप्स, क्रेडिट और कैश ट्रांजेक्शन। क्रेडिट मतलब इमीडिएट सेटलमेंट, इमीडिएट सेटलमेंट, और क्रेडिट मतलब फ्यूचर सेटलमेंट। अब समझो क्या होता है ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन एक ऐसा इवेंट होता है जो कि पैसे के टर्म्स में हम वैल्यू कर सकते हैं, जो कि हम पैसे के टर्म्स में वैल्यू कर सकते हैं। तो क्या भैया ऐसे भी ट्रांजेक्शन जो पैसे के टर्म्स वैल्यू नहीं? यस होते हैं, पर बिजनेस में हमको सिर्फ कैसे ट्रांजेक्शन देखने जो पैसे के टर्म्स में वैल्यू हो सके, और वो बिजनेस से रिलेटेड होने। भाई मैं अपना पर्सनल गाड़ी खरीद रहा हूँ, अपना पर्सनल फोन खरीद रहा हूँ, मेरे बिजनेस से वो रिलेटेड नहीं है, तो मैं उसको बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा? नहीं, नहीं करूंगा। ना बिजनेस का पैसा लिया, ना बिजनेस का कोई एसेट है, मैं अपने खुद के पैसे से खुद का मोबाइल ले रहा हूँ, बिजनेस के बुक में रिकॉर्ड करूंगा? नहीं। तो ट्रांजेक्शन इज ऑफ रिलेटेड टू बिजनेस, ठीक है। प्लस इट कैन बी ऑफ अ कैश ट्रांजेक्शन और अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो तुम समझो कैश ट्रांजेक्शन क्या होता है? इसका इमीडिएट सेटलमेंट हो, मैं फोन खरीदा, मैं 20,000 रुपए हाथ में दे दिया दुकान,
क्या हुआ ये कैश ट्रांजेक्शन। अब चेक करो क्या ये एक इवेंट है जो कि मनी के टर्म से वैल्यू हो सकता है, हाँ। क्या है बिजनेस से रिलेटेड है, हाँ। अगर मैं बिजनेस के लिए खरीद रहा हूँ, या सामने वाला इंसान जिसको मैं पैसा दिया उसका तो बिजनेस है ना मोबाइल बेचना, तो उसका बिजनेस से रिलेटेड है, और क्या उसको तुरंत पैसा मिल गया, हाँ, तो ये क्या है कैश ट्रांजेक्शन। समझ गए। क्रेडिट ट्रांजेक्शन, मेरे दोस्त की दुकान थी, मैं गया, मैं बोला भाई फोन दे। अरे कौन सा फोन, बोला तू अच्छा सा कोई सा भी फोन तो तेरा मन। मेरा दोस्त है, तो पकड़ा दिया फोन, एक एंड्रॉइड फोन पकड़ा दिया ऐसे 15-20 हज़ार का, ठीक है। 15 हज़ार का मान लो मेरे को एक फोन दे दिया। मैं बोला भाई पैसे तो नहीं, बोला अरे यार दोस्ती कहाँ है हमारी, पैसे तू देना, बिजनेस में तैयारी नहीं, पर फ्यूचर में दे दे, देना पूरा पैसा, डिस्काउंट नहीं दे रहा तेरे को, तो दोस्ती आ रही नहीं है बिजनेस में नो दोस्ती आ रही, पर फ्यूचर में दे दे, ठीक है। मैं तेरा नाम लिख देता हूँ कि हार्दिक से मेरे को 15 हज़ार रुपए फ्यूचर में लूंगा, ठीक है। तो दैट इज व्हाट क्रेडिट ट्रांजेक्शन, जो फ्यूचर सेटलमेंट हो, क्या होगा फ्यूचर में सेटलमेंट होगा। तो समझ में ही बात, तो दैट इज टर्म्ड एज ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट है गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज मतलब, अब एक बात बताओ, बिजनेस दो ही चीज के लिए एग्जिस्ट कर सकता है, सर बिजनेस जो है वो गुड्स बेचने का काम कर रहा हो, या फिर वो सर्विस देने का काम कर रहा हो। बताओ मैं क्या कर रहा हूँ, भैया आप सर्विस दे रहे हो, भैया आप सर्विस दे रहे हो, ठीक है। अगर मेरी किराने की दुकान खोल लूं, मैं बोलूं मेरे पढ़ाई में कमाई नहीं हो पा रही है, मेरी इनकम नहीं हो रही है, मैं किराने की दुकान खोल के बैठ जाऊंगा, तो मैं क्या बेच रहा हूँ फिर, गुड्स बेच रहा हूँ। सर इट कैन बी अ गुड और अ सर्विस, ठीक है। तो देखो there are tangible articles or commodities in which a business deals. These articles or commodity are either bought or sold or produced or sold. At the time, what may be classified as good to one business firm may not be the good to the another business. Example, for a machine only made, but for a buying it is long term use. देखो अब समझो इसको, मैं पढ़ लिया, तुम लोग भी रीड मार लेना, तुम लोग भी रीड मार लेना, ठीक। तो एक गुड्स होता है, सर्विस होता है। गुड्स जो है वो टेंजिबल होता है, टेंजिबल मतलब भैया कैन बी सीन और टच्ड। सर्विस जो है वो इंटेंजिबल होती है। टेंजिबल क्या, इंटेंजिबल मतलब क्या होता है हमको पता है, मत बताओ। विच कैनॉट बी सीन और टच्ड, कैनॉट बी सीन और टच्ड, समझ गए। अब देखो गुड्स क्या होता है, गुड्स समझो भाई जो बिजनेसमैन यूज टू सेल और सेल, ठीक है। जो आदमी, जो बिजनेस जो है, गुड्स उसी को बोलेगा जो वो बेचने के लिए अपने पास रखा है। बात बताओ, ये देखो बोल दिया किराने की दुकान, मैं पैसा नहीं कमा पा रहा कोचिंग, है ना, घर वालों की कुछ नीड्स है, भी बहुत लोअर क्लास फैमिली को बिलोंग करता है, ऐसा तो नहीं हम संपन्न है ना। भाई तुम ये सोच लो हम कहाँ के संपन्न हैं, दो प्रोफेशनल कोर्सेज जो मैं सीए सीएमए एक साथ करने वाला था, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट के कारण नहीं कर पा रहा हूँ, सीएमए में इसी वजह से बस नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि इतने पैसे अवेलेबल नहीं मेरे पास, ठीक है। तो देखो एक ही किराने की दुकान है, मैं खोल लिया किराने की दुकान, ये देखो मैं हूँ यहाँ पर हार्दिक भैया, किराने की दुकान खोलिए, ये देखो मेरे पास भर भर की कमोडिटी है बेचने के लिए, अब तुम लोग आना ना खरीदने के लिए किराने की दुकान, ठीक है। तो ये मेरे पास भर भर कमोडिटी, लेकिन मैं एक फ्रिज भी खरीद लिया। अब मेरे पास एक स्टूडेंट आया, बोला भैया ये दे दो, मैं उसको दे दिया, बेच दिया, 10 रुपए का लेस था बेच दिया। एक स्टूडेंट आया बोला भैया ये दे दो, मैं उसको बेच दिया, ठीक है। एक स्टूडेंट आया बोला भैया ये फ्रिज दे दो मेरे को, आप पागल है क्या, फ्रिज तेरे लिए थोड़ी लिया हूं मैं, बेचने के लिए थोड़ी लिया हूं, कोल्ड ड्रिंक रखने, फ्रिज तो मैं चीज रखने के लिए, ठीक है, फ्रिज तो मैं ब्रेड रखने के लिए, मैं तेरे लिए थोड़ी लिया हूं गधे, फ्रिज तो मेरा एसेट है। ये सब क्या है, ये छोटा 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 क्या है, गुड्स। गुड्स क्या होता है, जो मैं बेचने के लिए रखा हूं, तो मैं बेचने के लिए रखा हूं, पर ये जो फ्रिज है ये तो मैं एसेट है, बस मैं यूज करने के लिए रखा हूं, तो ये मेरा गुड नहीं है, ये मेरा क्या है, एसेट है। ये बोला भैया क्या बात कर रहे हो आप, बाजू में एक इलेक्ट्रॉनिक वाले की दुकान है, के यहाँ तो 10 तो फ्रिज पड़े हैं, और मैं जब उसके यहाँ गया भैया ये दे दो, तो वो तो मेरे को बेचने के लिए रेडी हो गया था, पर मैं बोला नहीं मैं तो हार्दिक भैया से लूंगा, मैं उससे नहीं लूंगा, मेरे को हार्दिक भैया बोले थे मेरे दुकान से खरीदना सामान, मैं आपके यहाँ लेने आ, कैसे बात करो, वो तो बेच रहा है फ्रिज, आप क्यों नहीं बेच रहे हो फ्रिज। तो बोला भैया मेरा जो एसेट है वो उसका गुड्स है, उसका जो गुड्स है वो मेरे लिए एसेट है, समझे, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक्स का धंधा है, उसका इलेक्ट्रॉनिक्स का धंधा है, वो फ्रिज बेचने के लिए रखा है, तो उसके लिए फ्रिज क्या हो गया गुड्स, पर मेरे लिए फ्रिज क्या हो गया एसेट।
तो उसको बेचने के लिए नहीं, मैं अपने बिजनेस में यूज करने के लिए रखा हूं। तो मेरे लिए वो सेम चीज क्या बन गई, एसेट बन गई। सामने वाले पार्टी के लिए वो सेम चीज क्या है, गुड है। समझे? तो जो एक बंदे के लिए जो गुड है वो दूसरे बंदे के लिए एसेट हो सकता है। समझ गए बात? दूसरा इंटेंजिबल, इंटेंजिबल विच कैन नॉट बी सीन और टच। लाइक मैं तुम लोग को जो टीचिंग कर रहा हूं, ये टीचिंग क्या है, तुम इस टीचिंग को देख सकते हो क्या, तुम इस टीचिंग को छू सकते हो क्या, नहीं। तुम इसको महसूस कर सकते हो कि हाँ हमारा ज्ञान बढ़ रहा है, हार्दिक भैया बढ़ा रहे हैं, हमको मजा भी आ रहा है, हमारा ज्ञान भी बढ़ रहा है। तो ये क्या है, इंटेंजिबल। समझे बात? ये क्या है, इंटेंजिबल। क्लियर होगा तुमको गुड्स और सर्विस का मतलब? ठीक है, नेक्स्ट देखो प्रॉफिट। व्हाट इज प्रॉफिट? excess of revenue income over expenses is called profit. It is calculated for each transaction or for business as a whole. तो क्या बोला, excess of revenue income over expenses is profit. लॉस भी पढ़ लो लगे यार। excess of expenses over income is called loss. It could be calculated for each transaction for business as a whole. ठीक है, तो बोल रहा है अलग अलग ट्रांजेक्शन और बिजनेस एज अ होल के लिए तुम प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हो। भैया वो सब छोड़ो, ये रेवेन्यू वर्ड नहीं समझ में आ रहा हमको। रेवेन्यू, इनकम एक्सपेंस समझ में आ गया, इनकम मतलब कमाए, एक्सपेंस मतलब खर्चा। ठीक है, रेवेन्यू मतलब नहीं समझ में आया। देखो, ट्रांजैक्शन कैश और क्रेडिट होते हैं, और कैपिटल और रेवेन्यू नेचर के भी होते हैं। कैपिटल नेचर और रेवेन्यू। कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन क्या होते हैं? कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होता है विच इज ऑफ नॉन रेकरिंग, और रेवेन्यू ना रेकरिंग। ये रेकरिंग क्या होता है, अब तुम थोड़ा इसको ऐसे पढ़ो तुमको समझ। रीऑकरिंग, रीऑकरिंग मतलब जो बार बार होता है, जो 1000 बार होता है, वो रीऑकरिंग नेचर का होता है। ठीक है, पर जो बार बार नहीं होता है वो नॉन रेकरिंग नेचर। तो भैया आप ये बोलना चाह रहे हो कि कैपिटल नेचर आइटम बार बार नहीं होते हैं? हाँ, कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो सालों सालों में एक बार होते हैं, पर रेवेन्यू नेचर आइटम बार बार होते हैं, बार बार। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस के अंदर सेल बार बार होता है, परचेज बार बार होता है, रेंट हर महीने देता हूं, सैलरी हर महीने देता हूं, वेजेस हर महीने देता हूं, फ्रेट हर महीने होता है, कैरियज हर महीने होता है। ऐसे ट्रांजेक्शन जो बार बार होते हैं बिजनेस के अंदर, और जो बिजनेस को चलाने के लिए डे टू डे, रेवेन्यू नेचर क्या होता है, डे टू डे। तो डे टू डे से जो रिलेटेड होते हैं वो तुम लोग के कौन से होते हैं, रेवेन्यू नेचर। पर जो डे टू डे से रिलेटेड वो कौन से होते हैं, कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल, मशीन परचेज। एक बात बताओ, इस साल मैं फ्रिज खरीद लिया, 10 साल 20 साल फुर्सत, हाँ भैया, ये क्या हुआ, कैपिटल नेचर है। और क्या मैं ये डे टू डे के लिए क्या हूं, क्या मैं मशीनरी डे टू डे के लिए परचेज क्यों नहीं भैया, ये तो आप बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस का इन्वेस्टमेंट है। अब एक बात बता दो तुमको, स्टॉक भी एसेट होता है, पर ये जो मशीनरी होती है वो फिक्स एसेट कहलाती है। छोड़ो, अब इसके ऊपर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, एसेट के ऊपर आगे आगे फर्दर हम लोग चर्चा करेंगे। पर मशीनरी परचेज, बातों को तुम, मशीनरी परचेज, ठीक है, ये क्या है, नॉन रेकरिंग आइटम है, बार बार नहीं परचेज करना पड़े, प्लस कैपिटल नेचर। ठीक है, कैपिटल नेचर जनरली इन्वेस्टमेंट टाइप का होता है। इन्वेस्टमेंट टाइप का मतलब मैं मशीनरी परचेज कर रहा हूँ काहे के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। ये मैं आईपैड लैपटॉप काहे के लिए किया हूँ, इन्वेस्टमेंट के लिए परचेज। समझे? ये मैं बिजनेस में क्या कर रहा हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो कैपिटल और रेवेन्यू नेचर आइटम, और ये डे टू डे नहीं होता, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, रेवेन्यू शॉर्ट टर्म। एक और चीज, रेवेन्यू ना, रेवेन्यू नेचर आइटम सेम ईयर में कंज्यूम हो जाएगा, सेम ईयर में कंज्यूम। जैसे कि एक बात बताओ, मैं रेंट पे किया, तो बताओ कितने महीने का, 1 साल का रेंट पे कर दिया, साल रेंट पे किया, इसी साल रहूंगा, अगले साल मेरे को मकान मालिक भगा देगा अगर मैं रेंट नहीं दिया। क्यों, साल का रेंट था, साल रहो, अगले साल बाय, अगले साल बाय बाय। वैसी सैलरी, एम्प्लॉय को इस साल सैलरी दे दिया, बोला भाई 10 साल सैलरी नहीं दूंगा, 1 साल की तो दिया था ना, वो काम करेगा, नहीं करेगा भैया, चले जाएगा। तो रेवेन्यू नेचर आइटम ऐसे होते हैं कि जो तुम खर्चा कियो तुमको इसी साल यूटिलाइज हो जाएगा, साल खर्चा कियो इसी साल यूटिलाइज। पर कैपिटल नेचर का ऐसा नहीं है, मैं इस साल फ्रिज परचेज किया, वो 10 साल तक काम आएगी मेरे, 10 15 20 साल काम आएगी मेरे लिए। तो कैपिटल नेचर आइटम क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, इट कैन बी कंज्यूम फॉर मोर देन 1 ईयर। तो अब समझो, तो तुम्हारी रेवेन्यू इनकम होती है, जब उससे तुम रेवेन्यू एक्सपेंस को माइनस करोगे, मतलब मान लो तुम्हारी रेवेन्यू इनकम हुई 1 लाख की, सेल की है ना, सेल रेवेन्यू इनकम है 1 लाख की, और पूरे साल में जो खर्चे हुए वो 80,000, 30,000 क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। अब ऐसे ही मान लो तुम्हारा 1 लाख का खर्चा हुआ, 1 लाख का इनकम हुआ, सॉरी सेल हुआ 1 लाख का, पर खर्चे 1,20,000 के हो गए,
सर क्या हो गया तुम्हारा, लॉस हो गया। सर क्या हो गया, लॉस। सिंपल सी बात है कि अगर तुम्हारी इनकम ज्यादा है, रेवेन्यू इनकम ज्यादा है और एक्सपेंस कम है तो प्रॉफिट होता है, और रेवेन्यू एक्सपेंसेस ज्यादा है, रेवेन्यू इनकम कम है तो क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, एसेट, अब हम लोग फाइनली आ गए एसेट पे। ठीक है, तो देखो एसेट क्या होता है। ठीक है, एसेट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक से कवर करें क्या, बहुत सारा कॉन्सेप्ट हो गया क्या इस वीडियो में। ठीक है, शुरू शुरू में हम लोग वीडियोस को शॉर्ट रख रहे हैं, शॉर्ट रख रहे हैं मतलब अराउंड वीडियो जो रहेगी वो 1 घंटा या उसके आसपास की रहेगी, पर आगे चल के जो वीडियोस है उसकी लेंथ बढ़ के 1.5 घंटा 2 घंटा भी पहुंच। ठीक है, क्यों, क्योंकि भैया आप इंटर में आ गए, अब फाउंडेशन वाला सीन नहीं, 1 घंटे की लेक्चर नहीं, अब लेक्चर 2-2 घंटे के हो जाए हमारे, तुम आगे देखे भी होगे, तो सारी वीडियोस मिल गई है तो तुमको आगे दिखा भी होगा कि भैया आगे तो 2-2 घंटे की। ठीक है, तो इसीलिए अभी आगे तुमको 1.5-2 घंटे की लेक्चर देखने में हम लोग लेवल डाउन रखते हैं, शुरू शुरू में थोड़ा सा हम लोग, तुम लोग अभी पेस बनाने की कोशिश, अभी तुम लोग पकड़ने की कोशिश, स्पीड पकड़ोगे तो आगे हम लोग अब एसेट लायबिलिटी के कॉन्सेप्ट तुम्हारे देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस बारे में भी चर्चा करेंगे, और ये देखो यहाँ तक हमको पढ़ना है कैश डिस्काउंट वाले कॉन्सेप्ट। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बाइंड अप करेंगे, ये तुम्हारा बेसिक्स का चैप्टर। ठीक है, क्लियर हुई क्या बात, क्लियर है, तो चलो गॉड ब्लेस यू गाइस, दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो, अगले लेक्चर नंबर 3 में।